मूवी स्टार्ट होती है। अब हमें 1903 का समय दिखाया जाता है। साउथ अफ्रीका में कुछ घोड़ा गाड़ियाँ कहीं जा रही होती हैं। ये घोड़ा गाड़ियाँ रेड क्रॉस के लिए काम करती हैं और इनका मेन लीडर जिसका नाम आर्नोल्ड था, वो अपनी फैमिली के साथ एक कंसंट्रेशन कैंप की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ पर वहाँ के बंधकों के लिए ये लोग कुछ मदद लाए थे। आर्नोल्ड एक जासूस होता है। अब ये लोग कंसंट्रेशन कैंप के पास पहुंच चुके थे। अब वहां पहुंचने के बाद आर्नोल्ड उस कैंप के अंदर अकेला ही चले जाता है और बाकी उसकी फैमिली एमिली जो कि उसकी वाइफ होती है और उसका सन कॉर्नोल्ड बाहर ही घोड़ा गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ कॉर्नोल्ड किचनर से मिलता है जो कि वहाँ का ऑफिसर हेड था और उससे कुछ बातें करता है। यहीं दूसरी ओर हम एमिली को देखते हैं जो अपने सन कॉर्नेट से बातें कर रही थी और कॉर्नेट से बातें करने के दौरान वो अपने हस्बैंड के पास जाने का फैसला करती है, तो वो कॉर्नेट को सोला के पास छोड़कर आर्नोल्ड के पास चली जाती है। वो गेट के बाहर थी। अब आर्नोल्ड और किचनर उस कैंप से बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ पर एमिली भी उस कैंप के अंदर चली जाती है कि तभी अचानक दूर से एक स्नाइपर आर्नोल्ड के पैर पर शूट कर देता है, जिससे कि वो जख्मी हो चुका था। ये देखकर एमिली घबरा जाती, वो उसकी ओर बढ़ रही थी और वहाँ पर वो स्नाइपर वहाँ के और भी सिपाहियों को मार रहा था कि तभी आर्नोल्ड अपनी वाइफ एमिली से कहता है कि तुम जाकर कॉर्नेट को देखो, और वो अपने बेटे की ओर बढ़ रही थी। तभी वो स्नाइपर एक सिपाही को मारने के चलते एमिली को ही शूट कर देता है और तभी अचानक उस स्नाइपर को सोला पीछे से आके खत्म कर देता है। पर यहाँ पर एमिली बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। आर्नोल्ड अपनी वाइफ के पास जाता है जो अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रही थी। अपनी मॉम को इस हालत में देखकर आर्नोल्ड उनकी ओर भाग के आ रहा था। यहाँ पर एमिली अपने हस्बैंड आर्नोल्ड से वादा लेती है कि तुम हमारे सन को वॉर से दूर रखोगे, और वो इतना कह के मर जाती है। यहाँ पर आर्नोल्ड और उसका सन काफी दुखी होते हैं। अब उस हादसे को 12 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर आर्नोल्ड और कैरेंट प्लेन उड़ा रहे थे मिलकर, और अब ये लैंड करते हैं। ये जिस जगह पे रहते हैं वो एक महल की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ हम कैरेंट को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका है, और अब ये लोग घर के अंदर जा रहे थे। सोला अब भी इनके साथ ही रहता है। यहाँ पर हमें बहुत सी मैट्स दिखाई जाती हैं जो कि आर्नोल्ड के लिए काम करती हैं। ये मैड होने के साथ साथ आर्नोल्ड को जासूसी के काम भी आती हैं, और इनमें से मेन मैड जिसका नाम पॉली होता है, वो आर्नोल्ड के साथ मिलकर बहुत से केस सुलझाने में उसकी मदद करती है। और अब कॉर्नेट और सोला फाइटिंग कर रहे होते हैं। सोला एक अच्छा फाइटर था जो कॉर्नेट को फाइटिंग स्किल सिखा रहा होता है कि तभी वहाँ पर पॉली आ जाती है और वो उन्हें बुला के अंदर ले जा लेती है। अब यहाँ पर रोल्स रॉयस में कॉर्नेट अपने फादर रोनाल्ड के साथ मिलकर किंग्समैन के शॉप जाता है जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट टेलर माना जाता है। यहाँ पर कॉर्नेट का पहला सूट अब बनने वाला था और उसे अपना पहला सूट मिल जाता है। रोनाल्ड अब भी कॉर्नेट के बड़े होने के बावजूद उसकी काफी केयर करता था, जो कि कॉर्नेट को बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो युद्ध में जाना चाहता है, वो एक सिपाही बनना चाहता है, वो अपने देश के लिए लड़ना चाहता था, पर रोनाल्ड उसे ऐसा करने नहीं देगा। कि तभी वहाँ पर किचनर आ जाता है और किचनर रोनाल्ड को एक प्राइवेट रूम में लेके जाता है और वहाँ उसे कुछ सीक्रेट बातें बताता है जो कि यूरोप के बारे में थी। किचनर आर्नोल्ड से कहता है कि सत्ता की लालच में जल्द ही युद्ध होने वाला है और इसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है आर्नोल्ड। तो इसके लिए आर्नोल्ड तैयार हो जाता है। और अब हमें दूसरी ओर एक बहुत ऊंचा पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ जाने के लिए लिफ्ट से होके जाना पड़ता है। अब इस ऊंचे से पहाड़ पर एक आदमी जिसका नाम रास्पुतिन होता है, ये रसिया का एडवाइजर था। ये यहाँ पर इनके मेन लीडर सेफर्ड से मिलने आया था। यहाँ पर और भी लोग मौजूद थे। सेफर्ड और बाकी लोग मिलकर रसिया, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच युद्ध कराने के लिए षड्यंत्र रच रहे होते हैं। यहाँ पर जर्मनी का एडवाइजर एरिक भी मौजूद था जो कि सेफर्ड के लिए काम करता था। यहाँ सेफर्ड सबको अपने समूह में मतलब कि अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए एक एक रिंग देता है जिसमें इनके कुछ सिंबल्स थे जो कि एनिमल्स के होते हैं। और यहाँ पर ये एक प्लान बनाते हैं जिसमें कि ये लोग ऑस्ट्रिया के प्रिंस को खत्म करेंगे और ये काम वहाँ पे मौजूद प्रिंसिप को दिया जाता है। सेफर्ड का ये प्लान अगर प्रिंसिप पूरा कर देता है तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी ओर हम साराजेविया में जो कि कैपिटल होती है बोस्निया की, यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया के किंग और उनकी वाइफ को देखते हैं जिनके साथ आर्नोल्ड और कैनेड भी थे। किचनर की रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ पर आर्नोल्ड उनके साथ यहाँ आए हुए थे कि तभी हम प्रिंसिप को देखते हैं जो कि बॉम्ब बना रहा था। उसका बॉम्ब तैयार हो जाता है। जैसे ही ऑस्ट्रिया के प्रिंस की गाड़ी उसके करीब आती है तो वो बॉम्ब उसकी ओर फेंक देता है, पर
यहाँ पर कैनेट उस बॉम्ब को उस गाड़ी से दूर करके प्रिंस और उनकी वाइफ की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद आर्नोल्ड और कैनेट साथ बैठे हुए थे। आर्नोल्ड पछता रहा होता है कि क्यों उसने कैनेट को यहाँ लेके आया, क्योंकि उसके जान को खतरा था। पर यहाँ पर कैनेट अपने फादर को समझाता है और अब इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के राजा को लेके किसी दूसरी जगह ले जा रहे होते कि तभी ड्राइवर गलत रास्ते ले आता है और वहीं पर पास प्रिंसिप बैठा हुआ था। प्रिंसिप को मौका मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस को खत्म करने का। उसके पास जैसे ही गाड़ी आती है वो अपनी पिस्टल निकाल कर ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस और उनकी वाइफ को खत्म कर देता है, पर प्रिंसिप पकड़ा जाता है। अब कुछ समय बाद आर्नोल्ड और कैनेट ट्रेन से वापस आ रहे होते हैं। कैनेट अपने फादर रोनाल्ड से पूछता है कि बॉस्फेनिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस को मरवाने का क्या मतलब हुआ, जिस पर रोनाल्ड उसे बताता है कि इसका मतलब आगे चल के बड़ा भी बन सकता है, ये युद्ध का रूप भी ले सकता है। तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, बहुत साल पहले 3 मौसेरे भाई, जिनमें से सबसे बड़ा विलहेम्स जो कि सबसे ज्यादा शैतान था, इन्हें इनकी नानी क्वीन विक्टोरिया अपने कंट्रोल में रखती थी। पर इनके बड़े होते ही जर्मनी के कैसनर विलेम्स, रसिया के कैसर निकोलस और इंग्लैंड के किंग जॉर्ज, ये तीनों भाई ही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस की मौत की वजह से विलेम्स इसे युद्ध के रूप में तब्दील करना चाहता है। वो अपने दोनों भाई से लड़ाई करना चाहता है। अब यहाँ पर दूसरी ओर इंग्लैंड के किंग जॉर्ज शांति प्रस्ताव भेजते हैं जर्मनी और रसिया के किंग को, पर ये प्रस्ताव जर्मनी के एडवाइजर एरिक अपने किंग को और ज्यादा भड़काते हैं और ये युद्ध को करने के लिए ताकि ये युद्ध हो सके। दूसरी ओर रसिया के एडवाइजर भी, जिनका नाम रेस्पुतिन होता है, वो अपने किंग को और ज्यादा भड़काकर ये युद्ध अब नहीं टाला जा सकता, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा तबाही मचती है। यहाँ सेफर्ड अपने प्लान को कामयाब होता देख काफी खुश होता है। हमें सेफर्ड का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, पर वो अपने ग्रुप के साथ वॉर के फुटेजेस को देख रहा था। अब उसका षड्यंत्र ये होता है कि वो रसिया को वर्ल्ड वॉर से हटाकर जर्मनी को इंग्लैंड के खिलाफ और ज्यादा भड़काकर इंग्लैंड को खत्म करना चाहता था। यहाँ दूसरी ओर कैनेट के हाथ में एक पोस्टर था जो कि आर्मी की भर्ती के लिए होता है। वो अपने फादर से कहता है कि मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ, मैं भी अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। पर यहाँ पर आर्नोल्ड अपने बेटे को मना कर देता है, क्योंकि आर्नोल्ड कैनेट से कहता है कि ये जंग नहीं, ये आत्महत्या है। अब यहाँ पर आर्नोल्ड को अपने जासूसों से ये पता चलता है कि रेस्पुतिन रसिया को इस युद्ध से बाहर करने वाला है, क्योंकि रेस्पुतिन को सेफर्ड ने यह आदेश दिया होता है। और अगर रसिया इस युद्ध से बाहर हो गया तो पूरा जर्मनी इंग्लैंड पे भारी पड़ जाएगा, जिससे कि इंग्लैंड की हार हो सकती है। तो इसे सुलझाने के लिए किचनर रसिया जाकर किंग से बात करने का सोचता है। वो अब एक जहाज में रसिया के लिए निकल पड़ा था। यहाँ उसके साथ उसका राइट हैंड मॉर्टेन भी होता है। यहाँ मॉर्टेन तबीयत खराब होने का बहाना देकर किचनर के रूम से बाहर आ जाता है। तभी हमें दूर से एक पनडुब्बी दिखाई जाती है जो कि इस जहाज को अपने एम में ले रखी थी, और अब वो फायर करके इस जहाज को 2 हिस्सों में बांट देती है, जिससे कि किचनर की मौत हो जाती है। और ये किसी और का काम नहीं बल्कि सेफर्ड ने ही किया होता है। अब यहाँ आर्नोल्ड अपने दोस्त किचनर को खोकर दुखी होता है। कैनेट अपने फादर से कहता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत अंकल किचनर को मारा गया। अब आर्नोल्ड को भी लगता है कि कैनेट अब बड़ा हो चुका है, तो उसे सारी चीजें बता देनी चाहिए। आर्नोल्ड अपने बेटे को लेकर एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ से वो प्राइवेट स्पाई ग्रुप चलाता है, मतलब कि जासूसी करता है। आर्नोल्ड अपना खुफिया कमरा जब कैनेट को दिखाता है तो कैनेट ये देख के चौंक जाता है। उस कमरे के अंदर पॉली और सोला पहले से मौजूद थे, और वो उसे सारी खबर बताता है कि किस तरह हमें इन लोगों पर शक है और कैसे इस युद्ध को टाला जा सकता है एक आदमी को मार के, और वो और कोई नहीं रेस्पुतिन होता है। और अब ये लोग आर्नोल्ड, कैनेट, पॉली और सोला ये चारों मिलकर रेस्पुतिन को मारने के लिए रसिया में निकल पड़ते हैं। इनने रेस्पुतिन की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, और अब ये उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेस्पुतिन आने वाला था। यहाँ ये किसी तरह रेस्पुतिन को अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ एक कमरे में लेके आते हैं, और यहाँ पर वो उसे फाइट करने लगते हैं। रेस्पुतिन काफी अच्छा फाइटर था। यहाँ आर्नोल्ड, कैनेट और सोला तीनों मिलकर रेस्पुतिन से फाइट कर रहे होते हैं, पर फिर भी रेस्पुतिन इन तीनों पर भारी पड़ रहा था कि तभी पीछे से पॉली आकर रेस्पुतिन को हेड में एक शॉट मारकर से खत्म कर देती है, जिससे कि रेस्पुतिन का किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। अब यहाँ सेफर्ड रेस्पुतिन की मौत की खबर सुनकर उसकी जगह लेनिन को
काम सौंपता है। अब यहाँ दूसरी ओर आर्नोल्ड और उसके टीम मेंबर रास्पुटिन को खत्म करके जब वापस लौट रहे होते हैं तो उस दिन पर कैनेट का बर्थडे होता है और ये लोग यहाँ पर कैनेट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के दौरान कैनेट अपने फादर आर्नोल्ड से जंग में जाने के लिए बात करता है, पर कैनेट को मना कर देते हैं क्योंकि उनने एमिली से, मतलब कि जो उनकी वाइफ होती है, उनसे वादा करा था। पर हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पर कैनेट अकेला ही आर्मी में शामिल होने के लिए निकल पड़ा था। अब दूसरी ओर जर्मनी के किंग काइजर विल्हेम्स अपने एडवाइजर एरिक से बातें कर रहे होते हैं। एरिक यहाँ किंग को बताता है कि अभी हाल ही में इंग्लैंड के जनरल काइजर की जहाज में हमला करने की वजह से मृत्यु हो गई और ये जानकारी अमेरिका को पता चली तो वो युद्ध में अमेरिका इंग्लैंड का साथ देगा, जिससे कि जर्मनी इस युद्ध में हार जाएगा और ये हमारी हार होगी। तो यहाँ पर काइजर के पास कुछ सीक्रेट्स होते, वो एरिक को ये सीक्रेट्स टेलीग्राम के जरिए मेक्सिको के प्रेसिडेंट को भेजने की बात करता है और इन सीक्रेट्स को टेलीग्राम के काइजर कोड के जरिए भेजा जाता है, जिससे कि कोई भी इसे डिकोड ना कर पाए। यहाँ दूसरी ओर ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ये कोड उनके हाथ लग जाता है। यहाँ पर वो मैड्स भी काम करती हैं जो कि आर्नोल्ड की जासूस है। वो इस कोड को आर्नोल्ड तक भेजा देती है। अब यहाँ पर पोली इस कोड को सुलझाने में लग जाती है। वो ये कोड को देखकर समझ जाती है कि ये काइजर का खुफिया कोड है, मतलब कि कोई बहुत सीक्रेट बात है। अब यहाँ पर पोली उस कोड को सुलझाने में लगी हुई थी, जिसमें उसकी मदद सोला भी कर रहा था। यहाँ दूसरी ओर कैनेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। वो एक आर्मी सोल्जर बन चुका था। यहाँ पर पॉली ने भी इस कोड को सुलझा लिया था। इस कोड का मतलब ये होता है कि जर्मनी के किंग विलियम्स ने ये टेलीग्राम मैक्सिको के प्रेसिडेंट को भेजा होता है ताकि वो उन्हें ये बता सके कि अमेरिका के साथ युद्ध करें, जिससे कि अमेरिका अपने ही युद्ध में बिजी हो जाएगा और वो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच नहीं आ पाएगा। ये सब सुनकर आर्नोल्ड काफी खुश होता है क्योंकि पॉली ने उसका ये काम बहुत अच्छे से किया होता है। अब अगर ये कोड वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेज देंगे, जिससे कि वो मैक्सिको के साथ ना लड़े और वो इंग्लैंड का साथ दे पाए जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए। पर जब ये उस कोड को डिकोड करके अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेजते हैं तो वो इस कोड को समझने की कोशिश ही नहीं करते, मतलब कि वो कहते हैं कि ये कोई साजिश भी हो सकती है हमारे खिलाफ। कैनेट आर्मी में शामिल हो चुका था, अब उसे पोस्टिंग मिलती है। कैनेट के फादर की वजह से उसे लंदन के अंदर ही पोस्टिंग मिल जाती है, मतलब कि वो फ्रंट साइड पे नहीं जाता। ये सब देखकर कैनेट समझ जाता है कि ये उसके फादर ने किया है। तो वो वहाँ पर उसका एक दोस्त जो कि सोल्जर है और वो फ्रंट साइड में जाने वाला है, तो वो उसका नाम लेकर उसकी वर्दी खुद पहनकर अपनी वर्दी उसे दे देता है ताकि वो फ्रंट साइड पे जाके लड़ाई कर सके। अब हमें कैनेट को दिखाया जाता है जो कि जंग के मैदान में पहुंच चुका था। यहाँ ये लोग जब फ्रंट साइड पे होते हैं तो तभी सामने से ब्रिटेन का झंडा लिए एक सोल्जर इनकी ओर बढ़ रहा था, तो ये लोग उसे बचाने के चलते उसे कवर फायर दे रहे होते हैं, पर जर्मन सोल्जर उस सोल्जर को मार देते हैं। तभी वहाँ पर जनरल आते हैं और जनरल इन्हें बताते हैं कि वो हमारा खुफिया जासूस था जिसके पास जर्मनी के खिलाफ काफी सबूत थे, यानी कि ऐसे सीक्रेट्स थे जो कि इस जंग को टाल सकते थे। तो मुझे 6 सोल्जर्स की जरूरत है रात में उन सामानों को इकट्ठा करने के लिए जो वो सोल्जर साथ लेके आया था। अब रात में 6 सोल्जर्स जाते हैं जिनमें कैनेट भी शामिल था कि सामने से तभी जर्मन सोल्जर्स भी इनकी ओर आ जाते हैं। ये लोग आपस में गन से नहीं लड़ते, ये फाइट कर रहे थे ताकि दोनों साइड के सोल्जर्स को पता ना चले, जिससे कि ये गोलीबारी से बच सके। यहाँ जर्मन सोल्जर्स इन पर भारी पड़ रहे होते हैं कि तभी जनरल कैनेट को बचाने के चलते अपनी पिस्टल निकालकर जर्मन सोल्जर को मार देते हैं, जिससे कि जर्मन और इधर ब्रिटेन के सोल्जर अलर्ट हो जाते हैं और वो फायर करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जनरल भी मारे जाते हैं। यहाँ कैनेट उन गोलीबारी से बचते हुए किसी तरह एक गड्ढे में आ जाता है। अब वो उन गोलियों से बच तो चुका था पर वो यहाँ पे फंस जाता है कि तभी उस गड्ढे के अंदर कैनेट को ब्रिटेन का एक सोल्जर दिखाई देता है जो पूरी तरह से जख्मी था, जिसकी टांग टूट चुकी थी, और ये वही सोल्जर होता है जिसके पास सीक्रेट्स थे। वो कैनेट को समझाता है और अब कैनेट उसे अपने साथ लेकर अपने बेस की ओर भाग के पहुंचने का फैसला करता है। सुबह होते ही ये लोग निकल पड़े थे। यहाँ जर्मन सोल्जर्स इन पर हमला कर रहे होते हैं। ब्रिटेन के सोल्जर्स इन्हें कवर दे रहे थे जिससे कि ये अपने बेस तक पहुंच तो जाते हैं, पर वो आदमी जो कि कैनेट अपने साथ लेके उसे कंधे में ले जा रहा था वो मारा जाता है। यहाँ कैनेट सभी को बताता है कि ये आदमी कुछ सीक्रेट्स की बातें कर रहा था और उसके पास एक बॉक्स होता है कि तभी यहाँ पर एक सोल्जर कैनेट से उसका नाम पूछता है। तो कैनेट ने जिस सोल्जर की वर्दी पहनी थी उसका नाम बताता है, पर यहाँ पर जिस सोल्जर्स ने उसका नाम पूछा था वो उस वर्दी वाले सोल्जर का फ्रेंड होता है। तो उसे कैनेट जर्मनी का कोई जासूस लगता है तो वो उसे शूट करके खत्म कर देता है, पर यहाँ पर उस सोल्जर की गलती की वजह से कैनेट की जान चली जाती है।
यहाँ पर वही सोल्जर दिखाया जाता है जिससे कैनेट ने अपनी वर्दी और नाम एक्सचेंज किया था। वो कैनेट के घर जाता है। वो कैनेट के फादर आर्नोल्ड से मिलकर कैनेट के शहीद होने की जानकारी उन्हें देता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। आर्नोल्ड अपने बेटे को खोकर काफी ज्यादा दुखी थे। अब कैनेट का फ्यूनरल होता है। यहाँ पर दूसरी ओर हम सेफर्ड को देखते हैं जिससे मिलने एरिक और माता आए थे। एरिक सेफर्ड को बताता है कि आपका रसिया वाला प्लान तो सक्सेसफुली कामयाब हो गया, पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को मेरा भेजा गया टेलीग्राम उनके हाथ लग गया है और ये सबूत काफी है उन्हें जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। तो सेफर्ड यहाँ पर माता को व्हाइट हाउस भेजता है ताकि वो प्रेसिडेंट को अपने काबू में कर सके। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर हम आर्नोल्ड को देखते हैं जिसने अपनी हालत पूरी तरह से बिगाड़ रखी थी। उसे पॉली चाय देने आती है पर वो पॉली की भी नहीं सुनता, पर किसी तरह पॉली उसे मनाने में कामयाब हो जाती है कि देश पर खतरा मंडरा रहा है और तुम ये सब अभी नहीं कर सकते। ये सुनकर आर्नोल्ड अपने पुराने वाले रूप में आ जाता है और वो अपना काम चालू कर देता है। यहाँ पॉली और उनके जासूसों के जरिए उसे पता चलता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है, पर वो किस चीज से ब्लैकमेल कर रहे हैं इस चीज का पता लगाने के लिए आर्नोल्ड व्हाइट हाउस जाता है। अब व्हाइट हाउस पहुंचकर आर्नोल्ड वहाँ पर एक रेड स्कार्फ देखता है। जो स्कार्फ उसने पहले कहीं और भी देखा था। वो उसे याद करता तो उसे पता चलता है कि ये प्रिंसिप के पास था, मतलब कि जिसने ऑस्ट्रेलिया के एक प्रिंस को मारा था। और तभी यहाँ पर माता बाहर आती है रूम से, तो वो उसके पास वही अंगूठी देख लेता है जो प्रिंसिप और रेस्पुतिन के पास उसे मिली थी। इससे वो समझ जाता है कि हो ना हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करने में इसी का हाथ है और वो यहाँ पर उसे फाइट करने लगता है और उसे मार देता है। यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के एडवाइजर से आर्नोल्ड को पता चलता है कि ये लेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल कर रही है एक नेगेटिव के जरिए, मतलब कि उसके पास ऐसी फुटेजेस है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की गद्दी पर दाग लगा सकती है। वो लेडी इस फुटेज के जरिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल कर रही है कि तुम इंग्लैंड के साथ जर्मनी के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ोगे। अगर इस फुटेज के नेगेटिव प्रेसिडेंट के हाथ लग जाते हैं तो वो इंग्लैंड के साथ मिलकर जर्मनी को हराने में उनकी मदद करेंगे। अब आर्नोल्ड के पास ये मिशन होता है कि वो उन नेगेटिव को हासिल करके अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचा दे जिससे कि वो इंग्लैंड के साथ जर्मनी को हरा सके। और अब आर्नोल्ड उस स्कार्फ के जरिए ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि सेफर्ड मतलब कि इन सब ग्रुप का अड्डा कहाँ पर है। और अब आर्नोल्ड, पॉली और सूला मिलकर उस पहाड़ के पास पहुंच चुके थे जहाँ से ये उन लोगों पर नजर रख रहे होते हैं। और अब यहाँ पर अच्छी तरह से उस जगह को देखने के बाद आर्नोल्ड ये फैसला करता है कि वहाँ पर चढ़ के नहीं जाया जा सकता क्योंकि नीचे सेफर्ड के आदमी है। तो आर्नोल्ड एक प्लेन के जरिए उस पहाड़ के ऊपर जाएगा और वहाँ से जंप मारकर पैराशूट के जरिए उस पहाड़ के करीब पहुँचेगा। और नीचे से सोला और पोली एक अच्छी स्नाइपर भी होती है, तो वो नीचे के सारे आदमियों को खत्म करके वो नेगेटिव हासिल कर लेगी। और अब ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब हमें आर्नोल्ड को प्लेन में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर आर्नोल्ड प्लेन को स्टेबल रखने के लिए उसके स्टीयरिंग को रस्सियों से बांध देता है और अब वो पैराशूट पहनकर पहाड़ के करीब आने का वेट करता है, पर अचानक से स्टीयरिंग से वो रस्सी छूट जाती है जिसकी वजह से प्लेन अनकंट्रोलेबल हो जाता है और आर्नोल्ड प्लेन के विंग में जाके फंस जाता है। पर वो किसी तरह अपने आप को उस प्लेन से निकालकर पहाड़ की ओर बढ़ रहा था, पर उसका पैराशूट पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंच पाता। वो पहाड़ के किनारे पे फंस चुका था। अब वो यहाँ पर अपने दिमाग लगाकर पैरों में नुकीले औजार लगाते हुए उस बर्फ में चढ़ने का ट्राई करता है। यहाँ भेड़े भी मौजूद थी जो कि उस पहाड़ पर चढ़ रही थी। इसी तरह आर्नोल्ड काफी कोशिश करने के बाद उस पहाड़ पर चढ़ जाता है और वो वहाँ चढ़ के जब वो उस घर के अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक आदमी जिसके पास वो नेगेटिव है और सेफर्ड उसे मार रहा है। सेफर्ड उस आदमी से कहता है कि जाओ जाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को इन नेगेटिव के जरिए और ब्लैकमेल करो। और वो आदमी अब इस पहाड़ से जा रहा था। आर्नोल्ड भी उस आदमी के पीछे पीछे जाता है और वो किसी तरह उस आदमी के पीछे दूसरे घर में चले जाता है जहाँ से वो लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहा था। पर यहाँ पर सेफर्ड के आदमी उसे देख लेते हैं और वो उस लिफ्ट के पास पहुँच चुका था आर्नोल्ड, पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी उस लिफ्ट को चलाया करता था। वो आर्नोल्ड को देख लेता है। वो अपनी लिफ्ट रोककर आर्नोल्ड से लड़ने लगता है। वो काफी ताकतवर था, पर आर्नोल्ड किसी तरह अपने टीम को सिग्नल देने में कामयाब हो जाता है। यहाँ नीचे पॉली और सोला अब अपना कमाल दिखाते हैं। पॉली अपनी स्नाइपिंग के स्किल से वहाँ के लोगों को मार रही थी और सोला उस लिफ्ट के पास पहुँच जाता है और वो लिफ्ट से बंधी रस्सी के दूसरे सिरे को काट कर तेजी से ऊपर जा रहा था। यहाँ पर आर्नोल्ड उस बड़े से आदमी से लड़ने की वजह से नीचे लटक जाता है। वो बड़ा सा आदमी आर्नोल्ड को खत्म करने ही वाला था कि तभी नीचे से तेजी से सोला आकर उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है और वो नेगेटिव वाला आदमी नीचे तेजी से जाने की वजह से मर जाता है। यहाँ आर्नोल्ड पॉली से
कांटेक्ट करके उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नेगेटिव मिले। पॉली को वो नेगेटिव मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आर्नोल्ड और सोला सेफर्ड को खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, उसके सारे लोगों को मार देते हैं और अब वो सेफर्ड से लड़ने चाहते हैं। वो उस घर के अंदर था, वो छुपा हुआ होता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो हम सेफर्ड का चेहरा देखते हैं, जो कि और कोई नहीं किचनर का राइट हैंड मॉर्टेन था। और यहाँ मॉर्टेन का चेहरा देखकर आर्नोल्ड हैरान हो जाता है, यानी कि अब तक की जितनी भी घटनाएं हुई थी उन सब के पीछे मॉर्टेन का हाथ था। यहाँ सोला और आर्नोल्ड मिलकर मॉर्टेन को मार रहे होते हैं, मतलब कि उससे लड़ रहे थे। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, पर यहाँ पर आर्नोल्ड मॉर्टेन को हराने में कामयाब हो जाता है और वो उसे खत्म कर देता है। आर्नोल्ड और सोला अपने मिशन की कामयाबी से खुश थे। अब दूसरी ओर हम व्हाइट हाउस में देखते हैं, जहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो नेगेटिव मिल जाते हैं और वो उन नेगेटिव को जलाकर खत्म कर देते हैं। और अब इंग्लैंड इस वॉर को जीत जाती है। और इसके बाद हमें आर्नोल्ड को दिखाया जाता है, जो कि किंग्समैन में बैठा हुआ था। उसके साथ और भी लोग मौजूद थे जो कि किंग्समैन के साथ काम करते हैं। यहाँ पर किंग्समैन की शॉप को अब आर्नोल्ड ने खरीद लिया था और अब वो एक एजेंसी चलाता है, किंग्समैन एजेंसी, जो कि इंटरनेशनली जासूसी करेगी बिना किसी पॉलिटिशियन के दबाव पर। और इन सभी को अपने अपने कोड नेम देता है और आर्नोल्ड का कोड नेम आर्थर होता है। किंग्समैन की कहानी अब यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस मूवी का वास्तविकता से दूर दूर तक कहीं संबंध नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।